हाँ तो मेरे प्यारे शिष्यों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अब नज़दीक एग्ज़ाम आ चुके हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का भूगोल की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, भूगोल में जो है हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। और दूसरा नंबर चैप्टर क्या है बच्चों? तो वह है कृषि, यानी एग्रीकल्चर। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं जी? एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। और कृषि में हम लोग ये क्लास 10th के लिए जो है इसको भूगोल कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो इसे जियोग्राफी कहते हैं बच्चों। और हम लोग अभी दूसरा नंबर चैप्टर में बच्चों लगभग 2 क्लास पहले या फिर 3 क्लास जो है हमने समाप्त कर दिया है। आज हम लोग का चौथा क्लास होने वाला है ये। ठीक है। तो आइए बच्चों, इससे पहले हम लोग बहुत सारे अनाज के बारे में पढ़े थे, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, सरसों, मसूर इत्यादि अनाजों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम लोग का मुख्य टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा कपास। ठीक है। तो सभी लोग, हमें लग रहा है कि तैयार हो चुके होंगे। और बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। आप जो स्पेशल मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली मैं आप ही को कह रहा हूं कि प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप कपास के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो कपास से जो भी सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, उसी एग्जाम से संबंधित यहाँ पे सवालों को बताए जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि कपास का जन्म स्थान किसको माना जाता है जी? तो यहाँ पे लिखेंगे कि कपास का जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान भारत को कहा जाता है। किसको? तो भारत को कहा जाता है। ठीक है। कपास का जन्म स्थान भारत को कहा जाता है। ठीक है। यानी कपास जिससे सूती वस्त्र जो बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यह कपास प्यारे बच्चे मेरे, यह इसका जन्म स्थान भारत को ही कहा जाता है। ठीक है। जैसे जूट का भी जन्म स्थान भारत को ही कहा जाता है, जैसे सूती वस्त्र बनाने में भारत जो है ना अग्रणी है। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों कपास का उपयोग हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कि कपास का उपयोग है ना, कपास का उपयोग यहां पर देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में, उद्योग के कच्चे माल के रूप में। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों मैंने? कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है बच्चों? इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है ना। कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? तो सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र बनाने वाले जो कंपनियां हैं वहां पे जो है कपास को कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और फिर बच्चों हम यहाँ पे आगे भी क्या लिख सकते हैं कि कपास उपोष्ण देखिए किस किस मौसम में यह पाया जाता है, किस किस मौसम में जो है इसको उपजाया जा सकता है। तो लिखेंगे बच्चों कि कपास, ठीक है ना, कपास जो है उपोष्ण तथा कपास उपोष्ण तथा है ना, यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है बच्चों, पौधा है। ठीक है। यहां पर देखेंगे बच्चों कपास उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। यानी कि यह उपोष्ण, यानी उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है बहुत अधिक गर्म, और उपोष्ण का मतलब होता है थोड़ा सा उससे कम गर्म। ठीक है। यानी ये दोनों स्थान पर इसको उपजाया जा सकता है, किसे? कपास को। ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस मौसम में जो है इसको उपजाया जा सकता है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कपास के लिए कितना दिन तक पाल रहित मौसम की आवश्यकता होती है। पाल रहित मौसम की। ठीक है ना। कितना दिन तक पाल रहित मौसम का अर्थ समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे कह रहा है कि कपास के लिए 210 दिन तक, कपास के लिए लिखेंगे कपास
कपास के लिए 210 दिन तक पाल रहित मौसम, ठीक है, मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यानी पाल रहित क्या है जी, कपास के लिए 210 दिन तक पाला रहित यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। पाल नहीं, पाला। पाला का अर्थ समझ रहे हैं, ठंडा जो ओस गिरता है ना, ओस, जिसको कहते हैं पाला रहित मौसम, ठीक है, जिसमें क्या ओस नहीं गिरना चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए, अधिक ठंडा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कपास जो होता है रुई की तरह होता है। जैसे ही पाला गिरता है उसका क्या होता है, वह जो है भीगी हुई बिल्ली, भीगी जो बकरी भेड़ होते हैं ना, उसके जैसा वह बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों कि वह कपास खराब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 210 दिन तक पाला नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, पाला नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कपास कैसे मिट्टी में उगाई जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है। काली मिट्टी, कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है। कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है। देख लीजिएगा, कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है, ठीक है ना। कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि आखिर कपास का उत्पादन होता कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे बच्चों कि कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भाई मेरे। तो कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश, इसको एमपी कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं बाबू, एमपी। कहीं एमपी लिखा हो ना तो समझिएगा मध्य प्रदेश है, ठीक है। कह रहा है कि कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों कर्नाटक के साथ इसको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी, ठीक है। कह रहा है कि कर्नाटक, अभी भी कर्नाटक लिखेंगे हम लोग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी है इसमें शामिल, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है तमिलनाडु भी है इसमें, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और पंजाब में भी होता है कपास, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश को भी हम इसमें शामिल करेंगे बच्चों। और इन सभी जगहों पर क्या होता है कि कपास होता है एटीसी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एटीसी, और कुछ जगहों पे होता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों कि कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में भी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा बच्चों कपास का थोड़ा सा डीपली चीजें। और कपास में जो है ना, इससे ज्यादा आपको कहीं से सवाल नहीं पूछ सकता है बच्चों, इसका गारंटी मैं देता हूं आपको, ठीक है। 2026 वाले एग्जाम में यहां से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए और आगे चलिए पढ़ते हैं हम लोग फिर जूट के बारे में, ठीक है ना। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में, ठीक है। तो बनिया वगैरह जो लोग कभी कभी देखे होंगे कि आपके गांव वगैरह, शहर वगैरह में देखे होंगे कि बोरा जो लेकर के आते हैं ना, बोरा होता है, झोला होता है, कभी कभार ये जो नीचे चटाई होता है ना, पैर को पोंछ करके जो है जब सोते वक्त लोग जाते हैं तो वहाँ पे चटाई जैसे रखा रहता है, कभी कभी मेन गेट पर भी रखा रहता है। वह किससे बनाया जाता है, तो वह जूट से बनाए गए रहते हैं, ठीक है। चट्टी वगैरह जो है जूट से बनाए गए रहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जूट के बारे में बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें कि जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो लिखेंगे कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, कैसा रेशा बाबू, तो जूट को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आ रहा समझ में।
जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है बच्चों। ठीक, उसके बाद जूट तैयार होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगला पॉइंट कि जूट तैयार होने के बाद, जूट जो है तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए, सड़ा करके इसे क्या बनाया जाता है, तो सॉफ्ट बनाया जाता है, नरम बनाया जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जूट तैयार होने के बाद इसे जो है सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त यानी जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी, यानी पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। क्या चीज, तो पानी की आवश्यकता, पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, जूट जब तैयार हो जाता है बाबू, तो उसको जैसे तंबाकू देखें कभी, रोड पे जो है उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, और सूखने के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो वह सूख जाते हैं ना, तो सुखा करके उसको तैयार किया जाता है तंबाकू को। जैसे चाय को भी सुखा कर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार, और देखिए कॉफी को पीस करके पाउडर बना दिया जाता है, और पाउडर बना करके तब कॉफी तैयार किया जाता है। मैंने इस चीज को पहले पढ़ा दिया बच्चों, पीछे वाले क्लास में आप लोग जाकर देख लेंगे प्लीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें बच्चों कि पानी की आवश्यकता होती है, क्यों, तो इसे सड़ने के लिए। जूट जब तैयार हो जाता है तब उसे सड़ाया जाता है, और तब जाकर के कहीं जूट हमें प्राप्त हो पाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों, मेन यहाँ पे जो चीज है जूट का, तो यहाँ पे लिखेंगे जूट से क्या बनाया जाता है बाबू, तो जूट से रस्सी। ठीक है, जूट से जो है रस्सी, यहाँ पे कर रहा है चट, यानी चट्टी बनाया जाता है, जिससे बोरा बनाया गया रहता है ना, हम उसको चट्टी कहते हैं, चट एवं बोरा। चलिए मैं इसको चट लिख देता हूँ, चट। ठीक है, उससे चट बनाया जाते हैं, चट एवं बोरा भी बनाया जाता है उससे, बोरा। ठीक है, बोरा बनाया जाता है। ठीक है ना, जूट से जो है आपको रस्सी, चट और बोरा मुख्य रूप से बनाया जाता है बच्चों। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है मुख्य रूप से बनाया जाता है। अब बच्चों कपास सर्वाधिक कहाँ मिलता है, कपास जो है सर्वाधिक, कपास क्या लिखा मैंने, कपास सर्वाधिक कपास मिलता है, सर्वाधिक कपास मिलता है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। सर्वाधिक कपास कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में। लेकिन अगर जूट की बात की जाए बच्चों, तो जूट सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कहाँ मिलता है बाबू, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। जूट जो है सबसे अधिक कहाँ मिलता है बाबू, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। चावल भी सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में ही मिलता है बच्चों। मैंने इसको पहले पढ़ाया, चावल गेहूं वगैरह जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ रहा है ना, कि जूट जो है सर्वाधिक आपको पश्चिम बंगाल में ही मिलता है बच्चों। ठीक है, जूट जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिलता है। और आइए एक और बहुत ही यूनिक चीज है, गन्ना। तो हम गन्ना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कि गन्ना जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, इसकी जन्म भूमि क्या है। ठीक है, और गन्ना और सभी किन किन राज्यों में पाए जाते हैं बच्चों, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जूट पढ़े और कपास पढ़े। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गन्ना पढ़ेंगे। ठीक है, गन्ना, जिसको हम लोग ईख भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ईख भी कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको शुगर केन कहते हैं, शायद हमें लग रहा है शुगर केन ही कहा जाता है। ठीक है, तो शुगर केन यानी कि गन्ना के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। देखिए हम गन्ना के बारे में लिख सकते हैं कि इससे मीठा रस निकलता है, गन्ना से जो है मीठा रस निकलता है। कैसा रस, तो मीठा रस निकलता है। ठीक है, यह जो है इससे जो है मीठा रस निकलता है। ठीक है, लिखेंगे इसके रस से क्या क्या बनाए जाते हैं, तो गुण एवं चीनी बनता है। क्या क्या बनता है, गुण एवं चीनी बनता है बच्चों। ठीक है, इससे मीठा रस निकलता है,
इससे गुड़ एवं चीनी बनाए जाते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यह एक बांस का प्रजाति है। किसका प्रजाति है जी? तो बांस का प्रजाति है। यह किसका प्रजाति है? यह जो है एक बांस का प्रजाति है बच्चों। ठीक है, इसकी जन्मभूमि, इसकी गन्ना की जो है जन्मभूमि कहाँ है? इसकी जन्मभूमि प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? तो भारत ही है। गन्ना की जन्मभूमि भारत को ही कहा जाता है बच्चों। ठीक है, भारत की गन्ना की जन्मभूमि भारत को कहा जाता है बच्चों, भारत को कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे बच्चों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए। लिखेंगे इसकी उपज के लिए तापमान कितना होना चाहिए बाबू? तापमान इसके लिए कितना होना चाहिए? तो 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक, 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक इसके लिए तापमान चाहिए। इसकी उपज के लिए तापमान 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक चाहिए। ठीक है ना। यह जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यह गन्ना जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो गन्ना मेरे बच्चे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में गन्ना जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पाया जाता है बच्चों। क्लियर हो गया ना? क्लियर, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसके लिए वर्षा कितना होना चाहिए। इसके लिए वर्षा इसके लिए कितना होना चाहिए? तो वर्षा इसके लिए जो है 75 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वर्षा इसके लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों गन्ना का मतलब कि प्रमुख। यूपी बिहार देखिएगा, ये बिहार प्लस यूपी सबसे अधिक जो है, बिहार प्लस यूपी दोनों राज्यों में जो है बहुत अधिक मात्रा में गन्ना पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो है हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पाया जाता है गन्ना। ठीक है, चलिए अब देखें बच्चों आगे बढ़े। आइए एक और यहाँ पर बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है बच्चों? खाद्य सुरक्षा क्या है? ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक आएगा क्या कि खाद्य सुरक्षा क्या है बच्चों। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए अपने खाने पीने के लिए जो भी चीजों का हम लोग सुरक्षा करते हैं ना, हम उसी को कहते हैं खाद्य सुरक्षा। बस नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हम लोग लिखेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में, ठीक है, कि भूखमरी से निपटने के लिए ठीक है, भूखमरी से निपटने के लिए, भूखमरी से निपटने के लिए, है ना, भूखमरी से निपटने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, भूखमरी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, खाद्य उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को खाना उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, खाना उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को भूखमरी से बचने के लिए जो खाना उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाता है बाबू? चलाया गया कार्यक्रम क्या कहलाता है बाबू? खाद्य सुरक्षा कहलाता है। खाद्य सुरक्षा कहलाता है ना, है ना बच्चों? ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे समझ रहे होंगे। देखिएगा फिर से कि भूखमरी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खाना उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? खाद्य सुरक्षा कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दो टॉपिक्स देख लिए। एक जो है हमने क्या देखा, तो गन्ना के बारे में यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना, गन्ना के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या है। हमने यहाँ पे कितना टॉपिक, तो दो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया बच्चों।
ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, अन्यथा सभी लोग जो है अपनी नोटबुक में इसे नोट भी कर लेंगे बच्चों, ताकि परीक्षा में इससे एक भी सवाल ना छूटने पाए आपसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के आखिर अंग कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि खाद्य सुरक्षा के, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा के कितने अंग है बाबू। तो खाद्य सुरक्षा के 2 अंग हैं, 2 अंग हैं। कितने अंग है बाबू। तो खाद्य सुरक्षा के 2 अंग हैं, ठीक है। खाद्य लिखेंगे यहाँ पर, खाद्य सुरक्षा के 2 अंग हैं। कौन कौन। तो पहला नंबर हो जाएगा बाबू, आपको पहला नंबर हो जाएगा बफर स्टॉक, ठीक है। और दूसरा में देखें प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको हो जाएगा जन वितरण प्रणाली, ठीक है। पहला हो जाएगा बफर स्टॉक, दूसरा हो जाएगा जन वितरण प्रणाली, ठीक है। यहां पे क्या देखा आपने, बफर स्टॉक, उसके बाद देखा क्या आपने, जन वितरण प्रणाली, ठीक है। आइए अगला बार हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर बफर स्टॉक है क्या। पहला नंबर टॉपिक जो इसमें का है उसको हम लोग यहां पर समझेंगे कि बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सवाल अच्छा है बाबू, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आप लोग बफर स्टॉक को देखिएगा, बफर स्टॉक यानी इसको लिखेंगे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या लिखा बच्चों मैंने, फूड कारपोरेशन फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं जी, एफसीआई कहते हैं, एफसीआई कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन यानी न्यूनतम समर्थन, ठीक है। न्यूनतम समर्थन यानी कम से कम समर्थन, सजेशन आ रहा है समझ में, कम से कम समर्थन यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समर्थन मूल्य पर, ठीक है ना, मूल्य पर क्या कर रहा है बाबू, मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर अनाज खरीदकर क्या कर रहा है बाबू, अनाज का भंडारण करती है, अनाज का क्या करती है बाबू, भंडारण करती है, अनाज का क्या करती है, तो भंडारण करती है, ठीक है ना। देखिएगा कह रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर और अनाज क्या करती है, उसका भंडारण करती है, उसका क्या करती है बाबू, तो भंडारण करती है, ठीक है, उसका क्या करती है, भंडारण करती है। और जब किसानों के पास अनाज जब खत्म हो जाता है ना, बेच लेती है जब किसान, तब वही अनाज जो है ना भारी मूल्य पर क्या करती है कि किसानों को बेच देती है। जैसे आप लोग को जो है, जब आपके पास किसानों के पास जो है धान रहता है, गेहूं रहता है, तो उसका क्या होता है, रेट मिनिमम हो जाता है। और जैसे ही उसका जो है एक कंपनी होती है जिसको क्या कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है कि अनाजों को खरीद करके और भंडारण कर लेती है, गोदाम में रख लेती है, और जब किसानों के पास जो है वही अनाज की कमी हो जाती है, उस वक्त क्या करता है कि उसको भारी रेट पर किसानों से बेच देता है, ठीक है। तो हम इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जो भंडारण करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। मेन चीज इसमें बफर स्टॉक के बारे में ही पूछता है, जन वितरण प्रणाली के बारे में नहीं पूछता है। उसी को जन वितरण में फिर बांट देना, महंगा में बेच देना, उसी को कहते हैं जन वितरण प्रणाली। देखिए स्टॉक करता है तो बफर स्टॉक, अगर बांट देता है, जब बांटता है उसको जन वितरण प्रणाली कहते हैं। तो जन वितरण प्रणाली यानी किसानों से अनाज क्या करता है कि भंडारण कर लेता है और बांट देता है, फिर बाद में जो बांट देता है उसको कहते हैं जन वितरण प्रणाली। भारी रेट पर बेच देता है, महंगा करके बेच देता है। आ गया समझ में। अब आइए बाबू
इसको हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के बारे में। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि उपभोक्ता क्या है। ठीक है, तो उपभोक्ता को कह रहा है कि उपभोक्ता को कितने भाग में बांट दिया सरकार, तो उपभोक्ता को 2 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में जी, 2 वर्ग में, 2 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है ना। उपभोक्ता कहीं अगर पूछता है बच्चों कि उपभोक्ता को कितने भाग में बांटा गया है, तो उपभोक्ता को 2 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है बाबू, पहला हो जाएगा आपको एपीएल, एपीएल। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, एबव, एबव, एबव पोवर्टी, पोवर्टी, एबव पोवर्टी। कोई फुल फॉर्म पूछे तो ऐसे ही बता देना, एबव पोवर्टी, पोवर्टी लाइन, एपीएल, एबव पोवर्टी लाइन। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पे वर्ग है बीपीएल, एपीएल और बीपीएल में बांटा गया है। ठीक है, तो बीपीएल का मतलब होता है बिलो, बीई LOW, विलो, विलो पोवर्टी, पोवर्टी लाइन, विलो पोवर्टी लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, एपीएल का मतलब क्या होता है, एबव पोवर्टी लाइन। एपीएल का मतलब एबव, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। लेकिन विलो पोवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं उनको एपीएल में रखा जाता है, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम लोग बीपीएल में रखते हैं। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता 2 भाग में, एपीएल और बीपीएल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं पशुधन के बारे में। ठीक है ना, तो आइए बच्चों ये सारा चीज आप लोग नोट कर लेंगे, और आइए आगे बढ़ते हैं और पशुधन के बारे में हम लोग फिर पढ़ते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पशुधन के बारे में। पशुधन यानी पशु को भी एक प्रकार का धन ही माना गया है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, पशुओं को कहते हैं पशुधन। क्या कहते हैं, पशुधन कहते हैं। ठीक है ना, अब आइए बच्चों हम लोग पशुधन के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहला पशुधन का पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों, कि भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। देख लीजिए, भारत में क्या बच्चों लिखेंगे कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा, क्या बच्चों, तो सबसे बड़ा, भारत में जो है विश्व का सबसे अधिक पशुधन है, सबसे अधिक पशुधन है। क्या जी, पशुधन है। ठीक है, पूरे भारत में जो है, समस्त भारत में विश्व का सबसे बड़ा पशुधन है, सबसे अधिक पशुधन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत में जो है सबसे ज्यादा गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिलाई, जितना भी पशु है हमारे भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा बाबू, पशु के बारे में हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत में विश्व का कितना परसेंट, तो 57% भैंस तथा 14% गाय है। ठीक है, लिखेंगे कि भारत में पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का 57% भैंस है, 57% भैंस है, 57% क्या जी, भैंस, तथा कितना परसेंट गाय, यानी 14% गाय, 14% गाय। देख लीजिएगा, 57% भैंस है और 14% गाय है, यानी कि भैंस ज्यादा है ना, और गाय कम है। ठीक है, गाय है। देख लीजिए पशुधन के बारे में। ठीक है, उसके बाद बच्चों लिखेंगे कि भारत में दूध के उत्पादन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लिख सकते हैं कि भारत में दूध के उत्पादन में, लिख सकते हैं कि भारत में दूध के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, है ना, भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए, भारत में दूध चाहिए ना जी, चाय बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, मिठाइयों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या किया गया बाबू, क्या किया गया जी, तो यहाँ पे उसकी वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड
और है ना, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति लाया गया। श्वेत क्रांति लाया गया, ठीक है। यानी दूध का अचानक ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। गाय वाय के दूधों को जो है ना, सुधा एक कंपनी खुल गया, जो है उत्तर प्रदेश में कई कंपनी खोले गए हैं और उस पर जो है दूध का ज़्यादा आयात निर्यात होने लगा, जिसे हम क्या कहेंगे, श्वेत क्रांति कहे जाने लगे, ठीक है। उसे क्या कहा गया जी, तो श्वेत क्रांति कहा गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सुधा दुग्ध सहकारी, जैसे मान लीजिए कि सुधा दुग्ध सहकारी सुधा दुग्ध सहकारी समिति बिहार में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है जी, बिहार में। सुधा दुग्ध सहकारी समिति कहाँ कार्यरत है, तो बिहार में कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है बाबू, तो बिहार में कार्यरत है। क्या, तो सुधा दुग्ध सहकारी समिति। सुधा का दूध कभी खाए हैं आप लोग, सुधा का पेड़ा वड़ा खाते होंगे लोग, ठीक है ना। तो वही तो है सुधा दुग्ध सहकारी समिति, पूरे कंपनी का नाम है, लेकिन शॉर्टकट में हम उसे केवल कहते हैं सुधा का दूध, ठीक है ना। अब देखिए यह कार्यरत है, कंपनी एक बना गया है जिसको पाउडर बना करके और दूध बनाया जाता है, ठीक है। पाउडर भी उसका बनाया जाता है दूध का, ठीक है। तो यह बिहार में अभी कार्यरत है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि उत्पादन निम्न होता है ना, अनाज का उत्पादन निम्न है। जैसे खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें कम धान हो जाए, कम गेहूं हो जाए, कम गन्ना हो जाए, तो उसके पीछे आखिर कारण क्या है, आइए हम आगे उसी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तब तक इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि उत्पादन निम्न होने का कारण क्या क्या हो सकता है। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण। हमारे कृषि करते करते भी, कृषि को किया जाता है मन लगा करके, तब भी उसमें उत्पादन कम क्यों हो जाते हैं। यानी कि अगला हम लोग का टॉपिक होने वाला है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता, ठीक है ना, के मुख्य कारण, ठीक है ना। निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण, ठीक है। तो इसे देखेंगे बच्चों। सबसे पहला मुख्य कारण इसका क्या है, पहला जो है मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो डायरेक्ट लिखेंगे जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। जनसंख्या, देख लीजिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो कृषि भूमि पर क्या होगा, घर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जैसे ही घर बन जाएगा तो देखिए क्या होगा कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर क्या हुआ बाबू, तो कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। जैसे आप लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले आप गांव में कहीं दूसरे गांव में गए होंगे तो वहां पे खेत होगा, वहां पे कृषि हो रहा होगा, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद आप जब फिर वहां पे गए होंगे तो क्या हुआ होगा, तो वहां पे कोई घर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, घर तोड़ करके कृषि कम लोग कर सकते हैं। कहीं देखे हैं कि घर को तोड़ दिया गया और वहां पे जुतवा उतवा के कृषि किया जाने लगा। लेकिन कृषि पर क्या होता है कि घर को बना लिया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव पहल का कारण है। दूसरा का कारण बच्चों मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो घटता कृषि भूमि क्षेत्र, जिससे क्या होता है, कृषि भूमि घट रहा है तो घटता कृषि भूमि क्षेत्र, कृषि भूमि का क्षेत्र घट रहा है बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग का कमी क्या है, क्यों कम हो रहा है हम लोग का कृषि, तो तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे बच्चों, खेतों का छोटा आकार। खेतों का छोटा आकार। देखिए छोटे छोटे लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा खेत होता है और भाई भाई का जब हिस्सेदारी होता है तो खेत को छोटा कर दिया जाता है। अभी जनसंख्या बढ़ रहा है तो भाई भाई का हिस्सेदारी तो बढ़बे करेगा और बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या के बढ़ते जनसंख्या को देखते हुए क्या हो रहा है कि सारा का सारा खेत छोटा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है कि भूस्वामित्व प्रणाली।
भूस्वामित्व भूस्वामित्व प्रणाली। भूस्वामित्व प्रणाली, भूस्वामित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक कोई आदमी जो है पूरा खेत को खरीद करके और क्या कर रहा है, एक आदमी जो है भूस्वामित्व प्रणाली को अपना लिया है और एक ही आदमी जो है खुद खेती को नहीं कर पाता है और दूसरों के जैसे कि अधिक खेत हो जाता है ना, तो ना ही उसमें अच्छा से खाद दे पाता है और ना ही उसमें खरपतवारनाशी अच्छा से दे पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उत्पादन में निम्नता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर कह रहा है कि सिंचाई की कमी। किसकी बच्चों, तो सिंचाई की कमी सिंचाई की कमी के कारण भी निम्न उत्पादकता हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक और कारक है, भयानक कारक, कि मानसूनी, क्या कहेंगे बच्चों कि मानसूनी वर्षा, ठीक है, की अनिश्चितता ठीक है, अनिश्चितता, यानी निश्चित समय पर वर्षा जब होगा नहीं तो फसल क्या होगा, फसल तो कम होगा ऑटोमेटिक। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे कहीं अगर सवाल पूछता है कि निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण को लिखिए, तो आप अगर यहाँ पे 6 कारण लिख देते हैं, कोई माई का लाल नहीं है कि आपका एक भी नंबर आपके परीक्षा में काट सके, है ना। तो यहाँ पे नोट करना बच्चों, इन सबको याद कर लेना बच्चों बार बार देख करके, है ना। तो यहाँ से याद कर लेने के बाद में आपका एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कट पाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं। 1-2 पॉइंट और होगा, उसके बाद कृषि जो है आपका संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। आइए बाबू, हम लोग का अगला पॉइंट क्या होने वाला है, अच्छे से आप लोग समझेंगे बच्चों, प्लीज बच्चों इसको अच्छे से समझेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। कह रहा है क्या कि कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार और संस्थागत सुधार, है ना जी। प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे बच्चे, है ना। तो देखिए हम लोग जो है कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत, संस्था के द्वारा जो है सुधार कैसे करवाते हैं या फिर कैसे हम खुद से उसमें सुधार करते हैं कृषि में। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। क्या कर रहा है बाबू कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। कौन सा, तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। अधिनियम लाया गया था। अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अधिनियम लाया गया था, यानी प्रथम जब पंचवर्षीय योजना जब हुआ था, योजना जब एकत्र किया गया था, तो उसमें उस योजना में क्या किया गया था, तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, यानी नियम बनाया गया था। ठीक है, उसमें कैसे सुधार हुआ था, यहाँ पे फिर देखेंगे बच्चों। अगला पॉइंट होने वाला है कि 1967, ठीक है ना, 1967-68 में 67-68 में हरित क्रांति के बारे में समझ रहे हैं। 1967-68 में बहुत बेहतर खाद पानी का जो है ना व्यवस्था कर दिया गया था, जिसके चलते भारी मात्रा में अन्न का उत्पादन हुआ था। उसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कब आया था जी, तो 1967 से 68 तक, 1967 या 68 में। ठीक है, कह रहा है कि हरित क्रांति का शुरुआत किया गया, में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया, हरित क्रांति का शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कह रहे कि 1980 तथा 1990 के दशक में, ठीक है, 1980 तथा 1990 के दशक में 1980 तथा 90 के दशक में क्या हुआ था बच्चों
क्या हुआ था, बोलो बोलो, कुछ आ रहा है ध्यान में, नहीं आ रहा है ना। तो 1980 और 1990 के दशक में भूमि क्या कर रहा है बाबू, भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। भूमि विकास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम जी, भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है ना। 1980 तथा 1990 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है ना, शुरू किया गया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, लास्ट पॉइंट है इसमें का, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से, ठीक है, प्राकृतिक जैसे सुखाड़ हो गया, आपको दहाड़ हो गया, वैसे आपदा से कराना, इसलिए प्राकृतिक आपदा से, कह रहा है प्राकृतिक आपदा से होने वाली प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से किसानों को, होने वाली क्षति से किसानों, ठीक है ना, किसानों को सुरक्षित करने के लिए, किसानों को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया था जी, क्या किया गया था बाबू, सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई। फसल बीमा योजना लागू की गई, ठीक है। आ रहा समझ में। यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई, ठीक है। यानी कि फसल का भी लोग बीमा कर सकते हैं। फसल जो है कई फसल अगर बर्बाद होता है तो सरकार से जो उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। ये भी क्या किया गया था, योजना लागू किया गया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों। तब तक सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट जरूर एक बार ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉपी में जो है नोट करने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर समझेंगे। अगला पॉइंट क्या होने वाला है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कह रहा है कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में, ठीक है, रोजगार और उत्पादन में, ठीक है, रोजगार और उत्पादन में, है ना, अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में, ठीक है ना, उत्पादन में योगदान, ठीक है। हम लोग इसी के बारे में इसके बाद समझेंगे बच्चों। तो आइए यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, हम लिखेंगे 2001 में देश का लगभग, क्या लिखेंगे बच्चों, 2001 में देश का लगभग, ठीक है, क्या हुआ था बाबू, 2001 में जो है ना देश का लगभग 63% जनसंख्या को कृषि से रोजगार प्राप्त था। कितना परसेंट, 63%, यानी कि लिखेंगे 2001 में देश का लगभग 63% जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या को कृषि से रोजगार प्राप्त था। जनसंख्या को किससे, कृषि से रोजगार प्राप्त था बच्चों, ठीक है ना, रोजगार प्राप्त था बच्चों, है ना। कितना परसेंट जी, 63% लोग जो है ना जनसंख्या, 63% जनसंख्या को किससे, कृषि से रोजगार प्राप्त था, ठीक है। यानी कि कृषि से ही अपना जीवन निर्वहन कर लेते थे वे लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा नंबर पॉइंट यहां पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि आजादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद,
ठीक है, यानी सभी आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कह रहा है कि में कृषि का योगदान घट रहा है। आज़ादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है। उत्पाद में कृषि का योगदान क्या हो रहा है बाबू? घट रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी जब खत्म हुआ ना, आज़ाद जब हमारा देश हो गया, उसके बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है। किसका योगदान? कृषि का योगदान घट रहा है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ पे रहा करते थे तो सभी भारतीयों से कृषि करवाते थे, ठीक है। और जैसे ही वे लोग गए, सभी लोग समझने लगे कि हम स्टैंडर्ड हो जाए तो हम अच्छे रहे, हम कृषि नहीं करें, जिसके कारण क्या हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बाबू? उसके बाद क्या हुआ कि वैश्वीकरण का, उसके बाद विश्व बढ़ने लगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर जानते हैं क्या हुआ? भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे विश्व बढ़ता गया, धरती जो है घटता गया, और उसके बाद जो है कृषि पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। इसलिए कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो मेन चीज़ है ना, वैश्वीकरण के कारण ही हमारे अभी भारत भूमि पर क्या हुआ है कि कृषि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, ये जो है आप लोग का सबसे लास्ट टॉपिक था, और यहाँ से जो है ना, यहाँ के बाद में आपको कृषि से एक भी सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात रह गया बच्चों अब ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव भी हम लोग ले करके आ रहे हैं। आज तो आप लोग पढ़ लिए, ये कृषि के बारे में आप लोग चौथा लेक्चर आप पढ़ लिए आज, ठीक है। और कल जो है प्यारे बच्चों ले करके आ रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत सा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए, और जो भी बच्चे चैनल पर अगर नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल जो है इसका ऑब्जेक्टिव, पूरे संपूर्ण कृषि का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है मैं ऑब्जेक्टिव को उसमें बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा एक बार, और चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे बच्चों को मेरे तरफ से गुड बाय।